हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही हॉट टॉपिक की। बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू वीडियो बनाया मैंने, कोई भी इसकी पहले कुछ लिखा नहीं है, कुछ स्क्रिप्ट नहीं बनाई है, मैं डायरेक्ट ये वीडियो बना रहा हूँ। और आज का टॉपिक है बिटकॉइन। अब मैं बिटकॉइन लिख रहा हूँ लेकिन मैं इसमें कवर सब कुछ करूँगा। बिटकॉइन भी कवर करूँगा, क्रिप्टो करेंसी भी कवर करूँगा और ब्लॉकचेन भी कवर करूँगा कि काम कैसे करता है। मेन मोटिव है इस वीडियो का कि आप लोग एक बार समझ जाएं अच्छे से कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी क्या होते हैं और क्या उसमें इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद है, या फिर क्रिप्टो करेंसी सही में, बिटकॉइन सही में वो बहुत बड़ी चीज़ है जितना आज बता रहे हैं। आप देख रहे हैं उसमें सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, एलॉन मस्क, टेस्ला और बहुत सारी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं और इंडिया ने उसको बैन कर दिया है। तो क्या ये सही में बहुत बड़ी चीज़ है? और अगर आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या आप सही में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं? तो आज हम उन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे एक फेयर पर्सपेक्टिव से, राइट। अब एक बात आप ध्यान रखिए कि जो भी आप मीडिया में देखते हैं ना, वो ओवर ड्रामेटाइज चीज़ें आपको दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एलॉन मस्क ने इन्वेस्ट किया है बिटकॉइन में तो मीडिया वो दिखाएगा, तो पूरे वर्ल्ड में वैसा परसेप्शन बन जाता है कि बिटकॉइन में एलॉन मस्क ने इन्वेस्ट किया है, सो डेफिनेटली कोई तो वैल्यू होगी। सब इन्वेस्ट करते हैं, प्राइस बढ़ते हैं उसमें, राइट। तो हम लोग उस पर्सपेक्टिव को अगर अलग रख के एक फेयर पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि एक्चुअली बिटकॉइन क्या होता है और क्या ये फ़ायदेमंद है या नहीं। तो सबसे पहले बिटकॉइन किस टेक्नोलॉजी पर चलता है आप सबको पता ही होगा। बिटकॉइन की जो अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है, या हर एक मेजर जो आज क्रिप्टो करेंसी है उसकी अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन होता क्या है इसको समझ लेते हैं, क्योंकि इसको अगर अच्छे से समझेंगे तो ही बता पाएंगे कि आगे चल के बिटकॉइन का फ्यूचर क्या होगा। तो ब्लॉकचेन कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। ब्लॉक प्लस चेन, दो वर्ड से बना है, राइट। ब्लॉक प्लस चेन, तो ब्लॉक्स की एक चेन बनती है, उसको हम ब्लॉकचेन बोलते हैं। और हर एक बॉक्स में, हर एक ब्लॉक में इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन अबाउट जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ब्लॉकचेन पे। फॉर एग्जांपल, अगर पहला ट्रांजैक्शन हुआ T1 इन्फॉर्मेशन यहाँ रहेगी, दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ T2 यहाँ पे, तीसरा हुआ T3 यहाँ पे, चौथा हुआ T4 यहाँ पे, पांचवा हुआ T5 यहाँ पे। ये ब्लॉक्स बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे जब तक ट्रांजैक्शन होते जाएंगे और इनका सीक्वेंस फिक्स रहेगा। सीक्वेंस फिक्स इसलिए रहेगा, इसलिए रहता है जिससे आप कभी भी इस सिस्टम को हैक ना कर पाओ। वो और मैं आपको बताऊंगा हैक क्यों नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये सीक्वेंस फिक्स रहता है। फॉर एग्जांपल, T1 अगर पहले है T2 से, इसका मतलब T1 का ट्रांजैक्शन पहले हुआ है कंपेयर टू T2। अगर आप T1 और T2 को इंटरचेंज कर देंगे तो सिस्टम पूरा गड़बड़ा जाएगा, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट गड़बड़ा जाएंगी, किसके पास कितना ब्लॉकचेन करेंसी है वो गड़बड़ा जाएगा। तो बेसिकली ब्लॉकचेन होता है ये एक चेन ऑफ ब्लॉक्स। अब क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, बिटकॉइन, मोर स्पेसिफिकली बिटकॉइन कैसे काम करता है, तो बिटकॉइन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं आपसे बात करूं कि इंडियन रुपीस क्या है, तो इंडियन रुपीस क्या है, जो नोट छपते हैं वो इंडियन रुपीस है, राइट। जो आरबीआई के पास है नोट छपते हैं वो इंडियन रुपीस है। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन कुछ भी नहीं है, बिटकॉइन एक कोड है, कंप्यूटर कोड, या फिर इसको मैं बोल सकता हूं एल्गोरिथम। दैट्स इट। ये समझना बहुत ज़रूरी है। बिटकॉइन कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ लाइंस ऑफ कोड हैं जो लिखी हुई हैं, जो उसके फाउंडर ने लिखी थी। वो एक एल्गोरिथम है और वो एल्गोरिथम ऐसे बना हुआ है कि उस एल्गोरिथम को आप एल्गोरिथम क्या होता है, एक सॉर्ट ऑफ एक प्रॉब्लम है, और आप उस एल्गोरिथम, उस प्रॉब्लम को जितना ज़्यादा सॉल्व करते जाएंगे उतने ही आपको बिटकॉइंस मिलते जाएंगे। इस एल्गोरिथम की खासियत ये है कि आप इसको जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता जाएगा इसको सॉल्व करना। फॉर एग्जांपल, अगर इसके टोटल 500 सॉल्यूशंस हैं और मैंने 400 सॉल्यूशंस निकाल लिए, तो जो नेक्स्ट 100 सॉल्यूशंस निकालना होगा वो और मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट, अगर मैं फिर से एक और सॉल्यूशन निकालूँ तो उसके बाद वाला सॉल्यूशन निकालना और मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप इसको सॉल्व करते जाएंगे मुश्किल बढ़ती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये लिमिट हो जाएगा, जब ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, वो लिमिट होगी नंबर ऑफ बिटकॉइंस की। तो उस पर भी मैं आता हूँ क्या होता है। तो अब जो मैंने आपको ये प्रोसेस बताया कि बिटकॉइन जो होता है वो एल्गोरिथम्स होते हैं, और बिटकॉइन बनते कैसे हैं। जब आप इस एल्गोरिथम को सॉल्व करते हैं तो इसके जो सोल्यूशन होते हैं, आप समझ लीजिए इस एल्गोरिथम का सोल्यूशन ही बिटकॉइन है। और अब बिटकॉइन कैसे बनते हैं, आपने सुना होगा माइनिंग, राइट। माइनिंग ऑफ बिटकॉइंस, ऐसे बनते हैं सोल्यूशंस। माइनिंग से बिट एल्गोरिथम के सोल्यूशन बनते हैं
और वही सोल्यूशन बिटकॉइन होते हैं। माइनिंग क्या होती है? माइनिंग कुछ नहीं होती है, एक कंप्यूटर जो कि इस एल्गोरिथम को सॉल्व करे, उसको माइनिंग बोलते हैं। बहुत सारे माइनिंग वो नहीं होती कि आप खदान में से खोद के बिटकॉइन निकाल रहे हैं, एक तरीके से वही है, आप जैसे गोल्ड खदान में से खोद के निकालते हैं और जैसे ही आप खदान को जितना ज़्यादा खोदते जाएंगे उसमें गोल्ड कम होता जाएगा, राइट, और एक पॉइंट आएगा जब गोल्ड खत्म हो जाएगा। सेम विद बिटकॉइन, ये वही एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम मान लीजिए एक खदान है, जो माइनर्स होते हैं, डेटा माइनिंग जो करते हैं, ब्लॉकचेन माइनिंग जो करते हैं, बिटकॉइन माइनिंग जो करते हैं, वो उस खदान को खोदते जा रहे हैं और वो जितना ज़्यादा खोदेंगे उतना गहरा जाना पड़ेगा, उतना ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा खोदना, और एक टाइम आएगा जब ये खत्म हो जाएगा। तो बिटकॉइंस जो हैं वो लिमिटेड है, फिक्स है, ये इनफाइनाइट नहीं बन सकते हैं, ये लिमिटेड है। याद रखिएगा इस पॉइंट को, आगे चल के आएगा। बिटकॉइन जो है वो लिमिटेड है, राइट। तो कोड और एल्गोरिथम को सॉल्व करेंगे, जो माइनर्स होते हैं वो सॉल्व करते हैं, और जैसे वो इसको सॉल्व करते जाते हैं बिटकॉइन बनते जाते हैं। ये बनते जा रहे हैं बिटकॉइन। सिंबल गलत बना रहा हूँ ना मैं, डॉलर का सिंबल बना रहा हूँ, एक्चुअली बिटकॉइन का कुछ ऐसा सिंबल होता है, बी कर देता हूँ मैं, इसका सोल्यूशन ही होता है बिटकॉइन। ये बिटकॉइन बनते जा रहे हैं, ये बनते जा रहे हैं, और ये बिटकॉइन जो बना रहा है उसी के पास रहेंगे, जो माइनर्स बना रहे हैं उसके पास रहेंगे। अब ये माइनर्स इन बिटकॉइन से ट्रेडिंग कर सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये वाला कंप्यूटर जो माइनर 1 चला रहा है, इसने इतने बिटकॉइन बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 बिटकॉइन बनाए। अब ये अगर इनमें से कोई भी एक बिटकॉइन किसी को ट्रांसफ़र करेगा, मान लीजिए मुझे ट्रांसफ़र किया इसने, एक बिटकॉइन इसने मुझे ट्रांसफ़र किया रजत को, तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है, जैसा कि मैंने आपको ये बताया, तो उसमें ये ट्रांजैक्शन बनते जाएंगे। फॉर एग्जांपल इसने जो मुझे ट्रांजैक्ट किया वो T1 में आ जाएगा, उसके बाद अगर मैं किसी को ट्रांजैक्ट करूंगा वो T2 में आ जाएगा, तो वो ऐसे एक ब्लॉक बनता जाएगा। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं बिटकॉइन की जो प्रोज है, वन ऑफ द मेजर प्रोज जो है बिटकॉइन का, जो एडवांटेज है बिटकॉइन का, वो ये है कि ये नॉन हैकेबल है, राइट। आप देखोगे हर जगह ये लिखा रहता है कि बिटकॉइन इज नॉन हैकेबल, आप इसको हैक नहीं कर सकते हो, इसलिए ये बहुत अच्छा, बहुत सिक्योर सिस्टम माना जाता है ब्लॉकचेन। सबसे पहले ये गलत है कि आप इसको हैक नहीं कर सकते हो, आप इसको बिल्कुल हैक कर सकते हो। हैक करना मुश्किल होता है, वो क्यों, उस पॉइंट पे आते हैं। अब मैं ज़रा इस चीज़ को चलो नहीं हटाता हूँ, थोड़ी देर आपके सामने और रहेगा। अब जो भी ये आप देख रहे हो, जो भी ये चेन्स बनती जाती है ना बिटकॉइन की, ये चेन्स, एक और वर्ड होता है कॉल्ड नोड्स। एक ब्लॉकचेन में बहुत सारे नोड्स होते हैं। नोड्स कुछ भी नहीं होता है, नोड्स होते हैं जो यूजर्स हैं, राइट। तो एक ब्लॉकचेन पे बहुत सारे नोड्स होते हैं जो कि यूजर्स ही आप मान सकते हैं। अब मैं जो भी ट्रांजैक्शन करता हूं, मैं जितने भी ट्रांजैक्शन करता हूं ब्लॉकचेन पे, या कोई भी जो भी ट्रांजैक्शन करता है ब्लॉकचेन पे, वो ट्रांजैक्शन हर नोड पे सेव होता है, हर नोड पे सेव होता है वो ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल ये है एक ब्लॉकचेन 1, इसको लेजर भी बोलते हैं, मैं सिंपल ज़्यादा वर्डिंग्स नहीं ला रहा हूँ इसलिए मैं इसको ब्लॉकचेन 1 बोलूँगा। फॉर एग्जांपल ये एक ट्रांजैक्शन है, एक माइनर ने मुझे ट्रांजैक्ट किया, मैंने अपने पापा को ट्रांजैक्ट किया, मेरे पापा ने मेरे मम्मी को ट्रांजैक्ट किया, और मेरी मम्मी ने इससे स्टारबक्स से कॉफ़ी खरीद ली। स्टारबक्स बहुत सारी जगह क्रिप्टो कॉइन एक्सचेंज कर रहा है, राइट। तो मान लीजिए ये एक लेजर बन गया, ये लेजर पूरा का पूरा जाके हर एक नोड पे स्टोर होगा। BC1 लेजर जो है ब्लॉकचेन 1 है, ये ब्लॉकचेन 1 हर, सॉरी मैं लेजर नहीं बोलूँगा, ज़्यादा वर्ड हो जाएंगे, ब्लॉकचेन 1 हर नोड पे स्टोर होगा। अब इसको हैक करना क्यों मुश्किल है, क्योंकि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर इसके बाद कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, T5 के बाद T6 हो रहा है, तो भी ये हर नोड पे जाके सेव होगा। अब हैक कोई कैसे करता है, हैक कोई ऐसे कर सकता है कि मान लीजिए उसने यहाँ बीच में एक ट्रांजैक्शन घुसा दिया। मान लीजिए जो T5 से T6 जो रियल ट्रांजैक्शन हुआ, उसने मेरे सिस्टम को हैक किया, किसी एक नोड को उसने हैक कर लिया, और इस T6 के बदले उसने यहाँ पे एक ऑल्टरनेट ट्रांजैक्शन कर दिया T7, जो कि हैकर ही है। उसने बता दिया कि ये पैसे स्टारबक्स, ये पैसे T5 से T6 नहीं गए बल्कि मेरे पास आए। तो अगर उसने सिस्टम में ये चेंज कर दिया किसी भी एक नोड पे, अगर मान लीजिए एक नोड उस हैकर का ही है और उसने चेंज कर लिया, तो गड़बड़ हो जाएगी, ये पैसे तो उसके पास आ जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में गए थे T6 के पास, लेकिन उसने यहाँ पे हैक करके इस कोड को चेंज कर दिया, ब्लॉकचेन को चेंज कर दिया। अब इसमें हैकिंग पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि जो हैकर है वो किसी एक ही ब्लॉकचेन को चेंज कर पाएगा, या 2 को कर पाएगा, या 3 को कर पाएगा, या 4 को कर पाएगा। लेकिन एक ब्लॉकचेन में मिलियंस ऑफ नोड्स हो सकते हैं, थाउजेंड्स, मिलियंस, इवेंचुअली बिलियंस ऑफ नोड्स, बहुत सारे नोड्स हो सकते हैं।
वो सब में चेंज नहीं कर सकता है। और जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है ना, फॉर एग्जांपल T5 से T6 ट्रांजैक्शन हुआ, तो इन सब ब्लॉकचेन, ये जितने भी नोड्स हैं, ये सब पहले इकट्ठा वेरीफाई करते हैं कि ये सही है कि नहीं, कि जो T5 से T7 हुआ है मान लीजिए, उसने इसको हैक कर लिया, इसको हैक कर लिया, इसको हैक कर लिया, मान लिया हैकर ने, इन तीनों में हैकर ने बोला कि ट्रांजैक्शन हुआ है T5 से T7, लेकिन जो बाकी सारे हैं उसमें ये दिखा रहा है कि ट्रांजैक्शन है T5 से T6। तो जब सब नोड्स आपस में वोट देंगे कि एक्चुअल में ट्रांजैक्शन क्या है, T5 से T6 या T5 से T7, तो मेजॉरिटी ऑफ नोड्स में बोलेगा T5 से T6, तो ये जीत जाएगा, अपने आप ये ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो जाएगा। तो हैकर ने भले ही 3-4 नोड हैक भी कर लिए, लेकिन ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाकी नोड्स जब वोट देंगे कि असली ट्रांजैक्शन क्या है, क्योंकि सबके पास सेव है, तो वो होगा T5 से T6। अब ये सिस्टम हैक कब हो सकता है, जब हैकर 51% नोड्स को हैक कर ले। अगर हैकर ने जितने भी नोड्स हैं, मान लीजिए अगर यहाँ पे 1 लाख नोड्स हैं और हैकर ने 51,000 नोड्स को हैक कर लिया, तो जब वोटिंग होगी तो सारे नोड्स, तो ये जीत जाएगा कि T5 से T7 हुआ, तो ये ट्रांजैक्शन इरेज हो जाएगा। जो असली में हुआ, जो मैंने असली में जिसको पैसे भेजे वो नहीं होगा, और वो पैसे हैकर के पास चले जाएंगे। तो हैक करना पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन 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 बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 51% नोड्स को हैक करना, हर एक नोड को हैक करना मुश्किल है, लेकिन मैं पर्सनल, मेरा व्यू ये है कि आगे चल के डेफिनेटली दिस विल बी हैकेबल, डेफिनेटली दिस विल बी हैकेबल। टेक्नोलॉजी हमेशा इवॉल्व होती रहती है, हैकिंग हमेशा इवॉल्व होती रहती है। मैं हैकेबल होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हैक हो पाएगा। हम लोग और सोल्यूशंस बनाएंगे इसको अनहैकेबल बनाने का, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वो हैक हो पाए। अब आप समझ चुके होंगे कि एक्चुअली बिटकॉइन क्या होता है और बिटकॉइन क्यों पॉपुलर है। पॉपुलर इसलिए है वो क्योंकि सबसे पहले तो सेफ है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर एक करेंसी का होना है सेफ्टी, कि आप उसका रिकॉर्ड रख पाते हैं कि नहीं, और इसमें बहुत अच्छे से रिकॉर्ड रहता है क्योंकि सब कुछ नोट्स के पास रहता है। और दूसरा, करेंसी का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि करेंसी कभी भी इनफाइनाइट नहीं होती है, करेंसी फाइनाइट होती है। गोल्ड को आज करेंसी क्यों माना जाता है, करेंसी नहीं लेकिन गोल्ड को एसेट क्यों माना जाता है, क्योंकि वो फाइनाइट है। अगर गोल्ड इनफाइनाइट हुआ तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। सेम विद इंडियन रुपीस, इंडियन रुपीस फाइनाइट है गवर्नमेंट के पास, अगर वो इनफाइनाइट हो गए तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। सेम विद बिटकॉइन, मैंने आपको बोला था ना कि ये एल्गोरिथम जो है, आप इसको जितना सॉल्व करेंगे, ये खदान है, उतना मुश्किल होता जाएगा, और एक पॉइंट आएगा जब वो उससे ज़्यादा नहीं बना पाएगा बिटकॉइन, उससे ज़्यादा सोल्यूशन नहीं होंगे। तो ये बिटकॉइंस भी लिमिटेड हैं, इसलिए इनको आइडियल माना जाता है करेंसी के लिए। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आगे चल के करेंसी हो सकती है, क्योंकि इसमें करेंसी के सारे फीचर्स हैं। आप ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन सिक्योर रहेगा, और लिमिटेड है बिटकॉइंस, तो इसलिए करेंसी बन सकते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, मैं एक आपको चीज़ बताना भूल गया, मेरे दिमाग में आई थी। हाँ, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गया। ये जो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे बहुत सारे नोड्स हैं, 50 कुछ जितने भी सारे नोड्स हैं, तो ये इस सिस्टम को, बिटकॉइन को डिसेंट्रलाइज बनाता है। मतलब कोई भी एक नोड पूरी करेंसी को कंट्रोल नहीं कर रहा है। जैसे आज क्या होता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई पूरे इंडियन करेंसी को रेगुलेट करता है, राइट। एक गवर्नमेंट एंटिटी पूरी करेंसी को रेगुलेट करती है। अगर कल को आरबीआई चाहे तो नोट्स को बंद कर सकती है, मोदी जी चाहे तो नोट्स को बंद कर सकते हैं, कर भी चुके हैं। एक सेंट्रलाइज्ड एंटिटी के पास कंट्रोल रहता है, लेकिन बिटकॉइन में कोई भी एक के पास कंट्रोल नहीं रहता। नोड्स के पास, मल्टीपल नोड्स के पास कंट्रोल रहता है। इनफैक्ट मेजॉरिटी के पास कंट्रोल रहता है। 51% अगर नोड्स उस चीज़ के वोट देंगे तभी वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो पाएगा। तो ये एक खासियत है बिटकॉइन की कि वो डिसेंट्रलाइज्ड है। अब मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ जो कि एक ब्लॉकचेन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी चलती है। सारी क्रिप्टो करेंसी मोर और लेस ऐसे ही चलती हैं, एल्गोरिथम्स अलग होते हैं सबके। बिटकॉइन का एल्गोरिथम अलग है, दूसरी करेंसी का एल्गोरिथम अलग रहता है, लेकिन अंडरलाइंग अगर ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट है तो ब्लॉकचेन यही होता है। ब्लॉकचेन कोई भी पूछे हमेशा ये चीज़ याद रखिए, ब्लॉक प्लस चेन। ब्लॉक्स की चेन होती है और हर ब्लॉक एक ट्रांजैक्शन को दर्शाता है। अब हम बात करते हैं कि भैया बिटकॉइन फ्यूचर करेंसी है कि नहीं। बहुत सारे लोग बहुत बुलिश हैं बिटकॉइन को लेके। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो बोलते हैं कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो। मैं बोलता हूँ कि यार मैं नहीं श्योर हूँ कि ये चलेगा कि नहीं। तो वो बोलते हैं अरे यार तुम कैसे श्योर नहीं हो, एलॉन मस्क ने इन्वेस्ट किया है, तुम क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो। तो अब आप एक बात को समझिए, राइट। एलॉन मस्क के इन्वेस्ट करने से बिटकॉइन
अगर गलत चीज़, गलत नहीं बोलूँगा मैं, बिटकॉइन अगर आगे सक्सेसफुल नहीं हो रहा होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा। कोई भी सर्वज्ञानी नहीं होता है। वॉरेन बफे भी मिस्टेक्स करते हैं। वॉरेन बफे ने अभी रिसेंटली बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करी हैं इन्वेस्टमेंट में। एलॉन मस्क की भी मिस्टेक्स होंगी, अगर अभी तक नहीं हुई हैं तो ऑब्वियसली हुई भी होंगी और भी होंगी। तो हर एक बड़ा इंसान मिस्टेक करता है। तो आप जब अपना इमेज बनाए ना बिटकॉइन को लेके, तो आप इस पे ना बनाए कि किसने उसमें इन्वेस्ट किया, क्योंकि वो गलत होगा। अब एलॉन मस्क ने अगर $1 बिलियन बिटकॉइन में लगा भी दिया ना, तो उसके लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है। उसने उस एक थिंकिंग ये हो सकती है लगाने की एलॉन मस्क की, कि अगर वो $1 बिलियन लगाते हैं और कल को वो चल जाता है, भले ही बहुत मुश्किल चांस में चल जाता है, तो उनका बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क है कि वो लूज़ भी कर सकते हैं $1 बिलियन। प्रॉब्लम ये है कि एलॉन मस्क को फर्क नहीं पड़ता कि वो $1 बिलियन लूज कर दे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना उनको ना उनकी कंपनी को, राइट। लेकिन अगर वो जीत गए तो उनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो रिस्क रिटर्न जो उनका वो है ना, तो उसमें उनको रिस्क की परवाह नहीं है, उनको रिटर्न की परवाह है। अगर अब आप सोचें कि मैं 10 लाख मेरी सेविंग्स और मैं सब बिटकॉइन में लगा देता हूँ, तो वो गलत होगा, क्योंकि 10 लाख अगर आप हार गए तो वो योर 10 लाख इज नॉट इक्वल टू एलॉन मस्क $1 बिलियन, है ना। आप ये समझ लिए, आप वो रिस्क नहीं ले सकते हैं। अब क्यों मैं सोचता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी आगे चल के बिल्कुल रहेगी ज़रूर, बिटकॉइन रहेगा ज़रूर, लेकिन वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा जो करंट करेंसीज हैं उनको। इसके 2-3 रीज़न है। नंबर 1 रीज़न है कि सबसे पहले नेशंस जब तक रहेंगे इस दुनिया में, जब तक कंट्रीज़ और गवर्नमेंट्स रहेंगी, तब तक गवर्नमेंट्स के पास कंट्रोल रहेगा। वो कुछ भी करेंगी लेकिन कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगी। और बिटकॉइन का एक फंडामेंटल ये है कि गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल रहता ही नहीं है। सो फॉर एग्जांपल, कल को अगर मैं ये ट्रांजैक्शन किसी टेररिस्ट को कर दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी मैं पार्लियामेंट में काम करता हूं, मैं कहीं भी काम करता हूं, और अगर मैं एक इन्फॉर्मेशन अबाउट द मैप ऑफ अ गवर्नमेंट बिल्डिंग किसी टेररिस्ट को भेज दूं, तो क्या होगा, यहां पे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वो टेररिस्ट मुझे ट्रांजैक्ट कर देगा बिटकॉइन से, राइट। वो टेररिस्ट मुझे ट्रांजैक्ट कर देगा बिटकॉइन से, मैं उसको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, लेकिन गवर्नमेंट उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाएगी। अगर आज मैं अपने बैंक से किसी टेररिस्ट को ट्रांसफर करता हूं, तो तुरंत वो फ्लैग हो जाएगा और वहां पे अथॉरिटीज अलर्ट हो जाएंगी और गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है, ट्रेल पता कर सकती है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है ही नहीं। गवर्नमेंट कंट्रोल ही नहीं कर सकती कि करेंसी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। गवर्नमेंट के पास कोई कंट्रोल नहीं है। तो जब तक इस दुनिया में नेशंस और गवर्नमेंट्स का कॉन्सेप्ट रहेगा ना, बिटकॉइन फुली अडॉप्टेबल कभी भी नहीं हो पाएगा। और यही रीज़न है कि गवर्नमेंट खुद की डिजिटल करेंसीज बना रही है। इसका एक नाम भी होता है CBDC। बहुत सारी गवर्नमेंट्स, US, UK, स्वीडन की गवर्नमेंट समथिंग कॉल्ड CBDC बना रही है। CBDC का फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। बहुत सारी गवर्नमेंट्स खुद की डिजिटल करेंसी बना रही हैं जिससे उनको बिटकॉइन पे रिलाई ना करना पड़े। इन डिजिटल करेंसीज और बिटकॉइन में डिफरेंस ये होगा कि हो सकता है ये ब्लॉकचेन पे चले, लेकिन ये जो ब्लॉकचेन रहेगा ये सेंट्रलाइज्ड रहेगा, गवर्नमेंट के पास कंट्रोल रहेगा। और वो एक अच्छी चीज़ भी है। वो अच्छी चीज़ क्यों है? मान लीजिए कल को अगर एप्पल कंपनी के पास $100 बिलियन का कैश रखा हुआ है और एप्पल ने बिटकॉइन में $100 बिलियन इन्वेस्ट कर दिया, तो बिटकॉइन की वैल्यू एकदम से बढ़ जाएगी, राइट, एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और उसके बाद इससे आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? एप्पल एसेंशियली एक बड़ा कॉर्पोरेट या 2-4 बड़े कॉर्पोरेट्स करेंसी को कंट्रोल करेंगे, जो कि बहुत गलत है। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट कंट्रोल खुद के पास रखती है जिससे कोई भी उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठा पाए, प्राइस को अप डाउन ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल एलॉन मस्क ने इन्वेस्ट किया, रेट बढ़ गया, चाहे वो बेच सकते थे, तुरंत उनको फ़ायदा हो जाता, राइट। कल को अगर एप्पल $100 बिलियन इन्वेस्ट कर दे, उसका रेट $300 बिलियन हो गया, वो बेच दे, तो उसको तुरंत $200 बिलियन का फ़ायदा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें कंट्रोल करने के लिए ही गवर्नमेंट कभी भी बिटकॉइन, मुझे नहीं लगता है, अगेन माय पर्सनल व्यूज़, कि बहुत ही ज़्यादा मास अडॉप्टेबिलिटी होगी। चलेगी ज़रूर, वो हमेशा एक करेंसी रहेगी क्योंकि उसका इतना ज़्यादा हो गया है आज, इतने ज़्यादा उसमें पंप हो गए हैं डॉलर्स और दूसरी करेंसीज़ की, वो रहेगी और ट्रांजैक्शंस भी होंगे, लेकिन एक मास लेवल पे उसकी अडॉप्टेबिलिटी नहीं होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि उसका वो बबल कहीं ना कहीं कभी ना कभी जाएगा। अब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बिटकॉइन में जो कि उसको कंट्रोल से बाहर करती हैं गवर्नमेंट के। फॉर एग्जांपल, अगर कल को मेरे बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपए हैं और कभी किसी ने कल को मेरे बैंक अकाउंट से 10 करोड़ रुपए चुरा लिए, राइट, मतलब उसको मेरा बैंक अकाउंट का पिन पता चल गया और उसने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए, तो मैं अपने बैंक के पास जा सकता हूँ, वो ट्रांजैक्शन रिवर्स कर सकता हूँ, उस पर केस फाइल कर सकता हूँ, राइट। लेकिन कल को अगर मेरे पास मान लीजिए 10 करोड़ के बिटकॉइन है और मेरी प्राइवेट की
तो हर बिटकॉइन, मेरा बिटकॉइन का एक्सेस मेरी प्राइवेट की से होगा, और मेरी प्राइवेट की किसी को मिल गई और उसने ये बिटकॉइन खुद को ट्रांसफर कर लिए, तो ना मैं उस पर केस कर पाऊंगा कुछ, ना ही वो मेरे पास वापस आ पाएंगे, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन इरिवर्सिबल होता है। दीज ट्रांजैक्शंस आर इरिवर्सिबल। एक बार नोड में अगर वो ट्रांजैक्शन बन गया है तो वो रिवर्स नहीं हो पाएगा। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानने की। और कल को अगर मेरी प्राइवेट की घूम गई तो ये गायब हो जाएंगे मेरे पैसे, फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। आपने देखा होगा न्यूज़ में बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं कि बहुत पुराने बिटकॉइन माइनर्स थे, उनके पास एक हार्ड डिस्क में प्राइवेट की थी, वो घूम गई और उनको $500 मिलियन, $50 मिलियन के बिटकॉइन का लॉस हो गया। यही सब चीज़ें हैं। तो बिटकॉइन मास अडॉप्टेबिलिटी रहेगी, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं रहेगी कि वो करेंसीज को रिप्लेस कर दे। इंस्टेड ऐसा होगा कि हर गवर्नमेंट, हर एक सेंट्रल बैंक मतलब हमारा सेंट्रल बैंक RBI है, US में फेड्स होते हैं, सो सबका अलग अलग सेंट्रल बैंक्स होते हैं। हर सेंट्रल बैंक अपनी डिजिटल करेंसी निकालेगा। ऑफ कोर्स कन्वर्जन होगा उस डिजिटल करेंसी और बिटकॉइन में, लेकिन जो प्रेडोमिनेंट रहेगा वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड करेंसी ही रहेगी जब तक कंट्रीज हैं। हाँ, कल को अगर पूरा नेशन वन कंट्री हो गया, सिर्फ एक ही गवर्नमेंट है या वो भी नहीं है, तो बिटकॉइन हो सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है। आई होप आप समझ चुके होंगे। मैंने आपको फेयर बताया, मैंने आपको अपने व्यूज़ बताएं। हो सकता है मेरे व्यूज़ गलत हो, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है मेरे व्यूज़ गलत हो और आगे चल के बिटकॉइन ब्लास्ट कर जाए, सारी करेंसी को रिप्लेस करके बन जाए, वो सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आप अगर मेरे पास, अगर मैं आपको सही बताऊं, मेरे पास अगर आज की डेट में $500 मिलियन होते तो मैं 10, 20, $50 मिलियन बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर देता, बिल्कुल कर देता। और अगर मैं एलॉन मस्क होता, मेरे पास $50 बिलियन होते, तो 1 बिलियन क्या, मैं 2-3 बिलियन इन्वेस्ट कर देता बिटकॉइन में। लेकिन ध्यान रखिए, आप एलॉन मस्क नहीं हैं, आपके पास $500 मिलियन नहीं है। अगर हैं तो आप ज़रूर इन्वेस्ट करें। डाइवर्स पोर्टफोलियो इज़ अ गुड थिंग, बट उस पर बुलिश ना हो जस्ट क्योंकि उस पर किसी एलॉन मस्क ने कर दिया है, उस बिटकॉइन को खरीद लिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे चल के सही में मास अडॉप्टेबिलिटी देगा। तो अपना हेड क्लियर रखिए, टेक्नोलॉजी को समझिए, बिटकॉइन की अंडरलाइन टेक्नोलॉजी क्या है, उसके प्रोज क्या हैं, उसके कॉन्स क्या हैं। वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, सबसे बड़ा कॉन ये है। और गवर्नमेंट कभी भी कोई ऐसी चीज़ को प्रमोट नहीं करेगी जो कभी किसी के कंट्रोल में ना हो, उससे गवर्नमेंट को आगे चल के बहुत नुकसान होगा, और एक्चुअली लोगों को भी उससे आगे चल के नुकसान होगा। बहुत सारी चीज़ें आएंगी, धीरे धीरे पता चलेगी। अभी बहुत नई करेंसी है, लेकिन देखते हैं कैसा होता है। ये वीडियो बस एक उन लोगों के लिए था जिनको बिटकॉइन अभी तक समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे एक क्लियर वीडियो यूट्यूब वगैरह पे नहीं मिलता है जहाँ पे क्लियर प्रिसाइज लैंग्वेज में बिटकॉइन समझाया जाए। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा और इससे मदद मिलेगी और अब आप किसी और को बिटकॉइन समझा पाएंगे। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।